नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के लिए दूसरा जो टॉपिक है वो जो शब्द शक्ति है। पहला टॉपिक भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि का परिचय, उपभाषाओं का परिचय, भाषाओं की संख्या कितनी है, उपभाषाओं की संख्या कितनी है, वो सब आपको मैंने बता दी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न पक्का आता है इनमें से, वह है शब्द शक्ति। आपको छोटे रूप में बताऊंगा, उतना ही आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा की। परिभाषा का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे सही करना है, तो छोटी सी परिभाषा है कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, शब्द में क्या सी होती है शक्ति, वो शब्द शक्ति के माध्यम से ही पता चलता है। अब कैसे, देखो, शब्द में निहित है, शब्द में क्या अर्थ है, अर्थ एक नहीं होता है। निहित अर्थ को प्रकट कौन करती है, वो शब्द शक्ति करती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिखता हूं, कि गाय घास खा रही है। एक वाक्य लिखा है मैंने, और एक वाक्य है, फिर दूसरा वाक्य, जैसे सीता तो मेरी गाय है। अब दोनों में गाय शब्द है, लेकिन एक में गाय शब्द है, उसका अर्थ पशु से। क्या अर्थ है? पशु से, चार पैर है, पूंछ है। लेकिन दूसरे में सीता तो मेरी गाय है, इसमें गाय का अर्थ या पशु से नहीं है, उसके स्वभाव से। गाय का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए सरल स्वभाव। इसका मतलब यहाँ सीता गाय नहीं है, उसके भाव को प्रकट किया गया गाय से। ऊपर वाले में गाय का अर्थ है पशु से। तो देखो, इस शब्द में निहित अर्थ को कौन प्रकट कर रही है? शब्द शक्ति कर रही है। और सीता तो मेरी गाय, यहाँ पर गाय नहीं है, यानी जिसकी ओर संकेत कर रहा है वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर अन्य अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पर जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं केवल वही अर्थ निकल रहा है, वो क्या हो जाएगी? शब्द शक्ति। तो दोनों का क्या हो गया? अलग अलग। ये क्यों हुआ है? क्योंकि शब्द शक्ति के कारण हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो शब्द शक्ति के हम क्या पढ़ेंगे? भेद। तो आप पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगला लिखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले, इसका लिखे आप, शॉर्टकट आप नोट्स बना लें, नहीं तो आप वीडियो 2-3 बार देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, शब्द में अर्थ कितने प्रकार से निकलते हैं। शब्द में जो अर्थ है वो कितने प्रकार से निकलते हैं। तो पहले तो लिखेंगे अपन क्या? शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद। तो भेद लिखेंगे, कितने भेद है? 3 भेद है। तो देखिए, ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं शब्द शक्तियां, और इधर लिख रहा हूं मैं शब्द। ठीक है, इधर तो क्या लिख दिया मैंने? शब्द शक्तियां। या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको सही तरीके से लिखें तो ऐसे लिख लो आप, इसको ऐसे लिख। देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति का नाम, जैसे पहली शब्द शक्ति है अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द कैसा होता है? उसमें वाचक शब्द। शब्द शक्ति का नाम, जैसे पहली शब्द शक्ति है अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द कैसा होता है? उसमें वाचक शब्द। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाचक शब्द होता है। और शब्दार्थ कौन सा होगा? उसमें क्या प्रकट होगा? तो वाच्यार्थ, अभिध्यार्थ और संकेतार्थ। वाच्यार्थ,
अभिद्यार्थ, संकेतार्थ। ठीक है, ये तीन शब्द आप जरूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा में यही पूछते हैं कि जिस शब्द से वाच्यार्थ प्रकट होता है, अभिद्यार्थ प्रकट होता है, संकेतार्थ प्रकट होता है, वो सब शक्ति कौन सी होती है? तो अभिधा सब शक्ति। दूसरा देखना भेद है अभिधा के बाद लक्षणा। लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा से क्या प्रकट होता है? लक्षक शब्द होता है। लक्षणा में कौन सा शब्द होता है? लक्षक। और शब्दार्थ यानी अर्थ कौन सा प्रकट होगा? तो लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ प्रकट होगा। तीसरा जो लेते हैं उसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें व्यंजक शब्द होता है। शब्द कौन सा होता है? व्यंजक। और प्रकट क्या होता है? व्यंग्यार्थ। ठीक है, तो ये तीनों शब्द शक्तियां पुनः देख लो, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में शब्द कैसा होता है? वाचक शब्द होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, अभिध्यार्थ प्रकट होता है, संकेतार्थ प्रकट होता है। ठीक है, इसको एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं, मुख्यार्थ प्रकट होता है। चार शब्द याद रखने, मुख्यार्थ भी लिख लें। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षक शब्द होता है और लक्ष्यार्थ प्रकट होते हैं। और तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें व्यंजक शब्द होता है और क्या प्रकट होता है? व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछे शब्द आएगा, प्रश्न आता है वैसे देखा, या मान लीजिए खाली स्थान का, कि जिस शब्द से, जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ, अभिद्यार्थ, संकेतार्थ, जिस शब्द से वाच्यार्थ, अभिद्यार्थ, संकेतार्थ, मुख्यार्थ, इनमें से कोई भी एक शब्द दे सकते हैं या दो दे सकते हैं, तो वो शब्द शक्ति कौन सी है? तो अभिधा। इंपॉर्टेंट शब्द शक्ति है वो अभिधा ही है, क्योंकि वो अभय में अगर पूछे तो भी है और खाली स्थान में पूछे तो भी है। ये ध्यान रखना, ये शब्दों को जरूर याद रखना। वाच्यार्थ, अभिद्यार्थ, संकेतार्थ और मुख्यार्थ का बोध होता है, वो अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो तीन प्रकार की शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द शक्ति लेंगे, उसका नाम है अभिधा शब्द शक्ति। क्या लेंगे अपन? अभिधा शब्द शक्ति पढ़ेंगे। ये एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब परीक्षा में एक तो प्रश्न यह आएगा कि जिस शब्द से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है उसमें व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले शब्द शक्ति लेंगे, उसका नाम है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। देखो, अभिधा शब्द शक्ति में ध्यान क्या रखना है अपने को? परिभाषा का ध्यान रखना है। तो लिखो, जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, जिस शब्द के द्वारा वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और एक अभिद्यार्थ प्रकट होता है, अभिद्यार्थ प्रकट होता है, प्रकट होता है, प्रकट होता है, वहां उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखो, याद इतना ही रखना है कि जिस शब्द से वाच्यार्थ प्रकट होता है, एक शब्द कोई भी याद रह जाए आपको, जिस शब्द से संकेतार्थ या विध्यार्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक तो परिभाषा याद, यानी जिसकी ओर अपन संकेत करते हैं सीधे, जैसे यह पंख है, वह गाय है, वह बालक है, सीधा सीधा अर्थ निकलता है, संकेत करते हुए अर्थ निकलता है, तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं कि बैल गाड़ी चला रहा है, बैल गाड़ी खींच रहा है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब है कि बैल है वो क्या कर रहे हैं? गाड़ी को खींच रहा है, सीधा अर्थ निकलेगा। दूसरा, गधा, गधा घास खा रहा है, घास खा रहा है, इसमें सीधा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब है अभिधा में सीधा सीधा। अब मैं यहां लिखता हूं मोर गधा है, तो फिर यहाँ पर गधा का अर्थ है गधे के पूंछ है, चार पैर है, दो कान है, ठीक है।
और ऐसा आ जाता तो क्या होता है, वो सीधा अर्थ है तो अभिधा है। और ऐसा आता है कि गधा नहीं है, मूर्ख है, गधे का अर्थ मूर्ख निकलता तो अभिधा नहीं होती। सीधा सीधा अर्थ निकलेगा इसमें, सीधा सीधा आएगा कि माली माली पेड़ में पानी दे रहा था। चौथा, गणेश खेल रहा था। सीधा सीधा अर्थ निकलेगा वो अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति ही परीक्षा में लगभग आती है। तो एक तो कैसे आती है, ऐसे दे देंगे कि जिस शब्द से वाच्यार्थ संकेतार्थ प्रकट होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि वाच्यार्थ नाम आते हैं उसको खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, अभिधा शब्द शक्ति करना है। ठीक है, एक तो ये हुई शब्द शक्ति हमारी कौन सी, अभिधा। अब देखो एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा अर्थ निकलता है। वाच्यार्थ का मतलब जो पढ़ते हैं वही अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ भी उसका वही होता है, जैसे गधा का अर्थ गधा होता है, संकेत करते हैं उसका अर्थ भी वही होता है, और अभिधेय अर्थ यानी जो अर्थ सामने खड़ा है जिसके लिए हम बोल रहे हैं वही अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी शब्द शक्ति लेते हैं, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी की उदाहरण जरूर याद रख लें कि इनमें उनमें क्या अंतर है। दूसरी शब्द शक्ति है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर क्या है वो आप देख लें। तो लिखे रहेगी, दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। वैसे तो लक्षणा के 4 भेद होते हैं, लेकिन आपके जो 2 भेद दे रखे उसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे। लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति एक साथ लिख लें, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसकी क्या परिभाषा देखो, जहां मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होकर शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर निकलता है, लक्षण के आधार पर निकलता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या याद रखेंगे कि जिसमें मुख्यार्थ में यानी अभिधेय अर्थ जो था, मुख्य अर्थ था, उसमें बाधा उत्पन्न होकर के शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर ग्रहण कर लिया जाता है, लक्षण प्रकट होता है। कैसे देखो, एक उदाहरण लिखता हूं मैं कि राम गधा है, वाक्य लिखा मैंने, उदाहरण लिखा इसका, एक उदाहरण देखना। अब देखना यहां पर राम में गधा है। अब देखो राम गधा है, इसमें राम गधा नहीं है, यहां पर राम गधे जैसे लक्षणों का प्रकट किया जाएगा, और गधा का अर्थ क्या लेंगे यहां पर, मूर्ख। अब देखो इसमें मुख्यार्थ तो था गधा, जिसके पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, लेकिन मुख्यार्थ में बाधा आ गई, बाधा आने से अर्थ क्या निकला इसका, मूर्ख। तो सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल के अन्य लक्षण अर्थ ग्रहण कर लिया गया। तो कौन सी शब्द शक्ति है ये, लक्षणा शब्द शक्ति। और देखना, सीता तो मेरी गाय है, यहां पर गाय का अर्थ गाय नहीं है, गाय का अर्थ सरल स्वभाव है, शांत स्वभाव है। तो समझ लेना शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, और भी बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे मोहन की भुजाएं पत्थर है, तो वहां पर पत्थर नहीं है, इसका मतलब मजबूत है। तो ऐसे अर्थ निकलता है। चलिए आगे, लक्षणा शब्द शक्ति के भी भेद है।
आगे लिख लो, लक्षणा शब्द शक्ति के, लक्षणा शब्द शक्ति के, शब्द शक्ति के, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं या दो उपभेद है, उपभेद है, दो उपभेद है। कौन कौन से दो भेद है? पहले लक्षणा शब्द शक्ति लिखो, रूढ़ा लक्षणा, पहली है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। ध्यान रखें, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा दोनों के उदाहरण जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण होंगे। रूढ़ा लक्षणा कहाँ होती है वो देखिए आप, कई बार मान लो थोड़ा सा कठिन पेपर बना लेने तब पूछ सकते हैं अलग अलग रूढ़ा लक्षणा प्रयोजनवती, बाकी को आपको क्या पूछा जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति सीधी ही पूछी जाएगी। अब हम रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के दोनों के उदाहरण पढ़ेंगे तो समझ लेना वो किसके उदाहरण है? लक्षणा शब्द शक्ति के ही उदाहरण है, उसको अलग नहीं माने। इन दोनों के भेद के उदाहरण ही लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है। जैसे सबसे पहले लेते हैं कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा का मतलब होता है कि कोई शब्द एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है। कोई शब्द क्या होता है? एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है। देखिए जैसे जब कोई शब्द, जब कोई शब्द शब्द परंपरा से, परंपरा से एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है, अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। रूढ़ा लक्षणा, लक्षणा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ये याद रखना, एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं, इसमें एक बात और भी ध्यान रखना, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां व मुहावरे, मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है, शब्द शक्ति के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी लोकोक्तियां उदाहरण है वो रूढ़ा लक्षणा की उदाहरण है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोलूं, जैसे उदाहरण देखना, उदाहरण नंबर 1, राम 9-2-11 हो गया। अब इसमें सीधा अभिधेय अर्थ क्या था? वाच्यार्थ तो क्या था कि 9 और 2 11 होना, 9 और 2 जोड़ेंगे 11, या 9 2 11 होना मुहावरा है। 9 2 11 हो गया, यानी इसका अर्थ है भाग गया, भाग गया अर्थ है। देखिए इसमें सीधा अर्थ नहीं है कि 9 और 2 11 हो गए, भाग गया है। इसका अर्थ ये लेते हैं कि मोहन एक, इसमें एक लोकोक्ति का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और मुहावरा जहां जाए तो समझ लेना कौन सी शब्द शक्ति? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा देखना, महेश, महेश हवा से बातें करता है, बातें करता है। तो हवा कोई लड़की का नाम होता है, उससे बातें करता तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। या हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना अर्थ है, तेज दौड़ना, इसका मतलब ये कौन सा? रूढ़ा लक्षणा। और देखो तीसरा है भारत, भारत बैटिंग कर रहा है, कर रहा है, भारत बैटिंग कर रहा है। इसका मतलब यहां भारत से नहीं है, भारत देश से, एक ही अर्थ लेते हैं। भारत से लेकर क्या है? भारत की टीम जो है, भारत देश नहीं, भारत की टीम है। भारत बैटिंग थोड़ी करता है,
भारत की टीम जो है, क्रिकेट की टीम है, वो बैटिंग कर रही है, तो एक ही अर्थ निकलेगा। चौथा देखो, राजस्थान जाग उठा, राजस्थान जाग उठा, ये भी रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण है। राजस्थान तो नहीं है, लेकिन राजस्थान के लोग क्या उठे, जाग उठे। या राजस्थान का अर्थ केवल राजस्थान होता तो कौन सी होती सब शक्ति, अभिदा। समझ में आ रही है ना, अभिदा सब शक्ति का सीधा सीधा अर्थ निकलता है। या राजस्थान का अर्थ राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोगों से है। इसलिए एक उदाहरण इसका और देख लीजिए, लगभग परीक्षा में आता रहता है। लाल पगड़ी आ रही है, लाल है पगड़ी, लाल पगड़ी आ रही है, आ रही है। तो वो लाल पगड़ी कौन धारण करता है, पुलिस वाला। इसका मतलब है लाल पगड़ी तो नहीं आ सकती, पगड़ी थोड़ी आ सकती है, पुलिस वाला आ रहा है, पुलिस वाला आ रहा है। इसका अर्थ है लाल पगड़ी से कि पुलिस वाला आ रहा है, लाल पगड़ी है वो आ थोड़ी सकती। ऐसे मान लो लाल कोई पगड़ी होती वो चल के आती तो अभिदा होती, सीधा अर्थ। इसमें लाल पगड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि पुलिस वाला आ रहा है। ठीक है। दो बंदूक ने सारी बस को लूट लिया। ठीक है, दो बंदूक ने, दो बंदूक ने, बंदूक ने सारी बस को लूट लिया, बस को लूट लिया। या बंदूक नहीं है, बंदूकधारी है। या बंदूक का मतलब क्या है, बंदूकधारी, बंदूकधारी, दो बंदूकधारी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर। केवल बंदूक के लिए होता तो बभिदा सब शक्ति होती, यहाँ बंदूकधारी लोग हैं उनके लिए है यहाँ पर। तो रूढ़ा लक्षणा के इस प्रकार से ये उदाहरण। रूढ़ा का मतलब एक अर्थ होता है, लेकिन प्रयोजनवती का एक अर्थ नहीं होता है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रयोजन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर अर्थ निकलेगा। थोड़ा सा आप समझ लेना इसको। रूढ़ा का मतलब तो एक अर्थ होता है, लोकोक्ति, मुहावरे या कोई अन्य शब्द है जिसका तीसरा अन्य दूसरा अर्थ एक ही निकले। दूसरा भेद देखना इसका, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। इसका उदाहरण देखना कि जिस शब्द का अर्थ, जिस शब्द का अर्थ एक न होकर, जिस शब्द का अर्थ एक न होकर प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य के आधार पर, आधार पर अर्थ निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजन का मतलब मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण लिख के बताता हूं। प्रयोजन का मतलब एक शब्द है वो एक जगह अलग अलग जगह आएगा तो अलग अलग अर्थ देगा। जैसे उदाहरण देखना, मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे राम का मन पत्थर है। याद देखना, राम का मन पत्थर है। अब देखो, राम का मन है वो पत्थर नहीं है, पत्थर का मतलब पत्थर नहीं है। या राम का मन पत्थर है तो इसका मतलब पत्थर का क्या लेंगे यहां पर है कि संवेदनहीन है, संवेदनहीन है। राम में संवेदना नहीं है, पत्थर हो गया वो, कोई असर नहीं होता उस पर, दया धर्म नहीं है। दूसरा देखो, तुम्हारी बुझाएं, तुम्हारी बुझाएं पत्थर है। यहां बुझाओं के लिए अगर पत्थर की बात करें तो यहां संवेदना नहीं होती बुझाओं में। बुझाओं की बात करें तो राम की बुझाएं पत्थर के अर्थ में ले तो मजबूत है। पत्थर का अर्थ क्या ले लें यहां पर, मजबूत। अब देखो, प्रयोजन अलग है, यहाँ पत्थर का प्रयोजन अलग है, संवेदनहीन है। यहाँ पत्थर का प्रयोजन क्या है, मजबूत है। तीसरा देखिए, एक उदाहरण और देखिए, ऊपर लिख देता हूं मैं, एक उदाहरण ऐसा ही और लिख देता हूं। यानी दोनों पत्थरों का अर्थ अलग अलग है। क्यों?
क्योंकि नीचे वाले अर्थ पत्थर का प्रयोजन अलग है, जिसका प्रयोजन क्या है कि मजबूत के लिए प्रयोग किया गया। पहले वाले में जो पत्थर का प्रयोग किया गया वो संवेदनहीन के लिए किया गया। और एक उदाहरण, तीसरा उदाहरण एक और लिख रहा हूं इसका प्रयोजनवती का। जैसे तुम्हारा तुम्हारा ताजमहल ताजमहल कब तक पूरा होगा होगा यानी इसका अर्थ ये क्या है कि ये तुम्हारा ताजमहल है, कब तक पूरा होगा। जैसे पड़ोस में कोई ताजमहल का काम चलता है तो वो उसकी आवाज से खटपट से परेशान होते हैं, तो कहते हैं कि भैया आपका ताजमहल कब पूरा होगा, यानी और कितने दिन चलेगा, यानी कितने दिन निर्माण चलेगा, कितने दिन निर्माण कार्य चलेगा। थक चुके हैं कि कार्य चलेगा, कभी कितने दिन चलेगा ये, खटखट करता कितना दिन हो गया कि। इसका मतलब ताजमहल से सुंदरता नहीं है, परेशान हो चुके, कितने दिन और लंबा चलेगा, इसका अर्थ प्रयोजन ये है। चौथा देखना कि देखो हमारे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनाया है, ताजमहल बनवाया है। इसका मतलब यहां ताजमहल का अर्थ है सुंदर भवन, सुंदर भवन। ये भी देखो हमारे पड़ोसी का ताजमहल देखो कितना अच्छा बना है, ताजमहल का मतलब ताजमहल जैसा सुंदर, और यहाँ ताजमहल जितना लंबा चलने वाला कार्य। तो दोनों का अर्थ प्रयोजन, ताजमहल का अर्थ अलग अलग है, ऊपर वाले ताजमहल का अर्थ अलग है, नीचे वाले ताजमहल का अर्थ अलग है। तो कहने का अर्थ है ताजमहल का अर्थ एक ने निकल करके, दो ने निकल के अलग अलग अर्थ निकला। ताजमहल का अर्थ ताजमहल नहीं निकला, ताजमहल का अर्थ एक भी नहीं निकला, यानी अलग अलग प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकली। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि गाय है वो गधा है, तो गधे का अर्थ एक ही निकलेगा, या तो वो गधा है या वो मूर्ख है। गधा तो मतलब विदा हो जाएगी, लेकिन लक्षण और व्यंजना में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है कि कौन सी रूढ़ा लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। जैसे प्रयोजनवती में तो क्या है, एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा, रूढ़ा लक्षण में एक ही अर्थ निकलता है। जैसे गाय है, गधा है, ऐसे बोलते हैं अपन, तो वो वहां पर एक ही अर्थ उनका निकलता है, इनमें प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकलता है। दो शब्द शक्ति हमारी हो गई है। इन दोनों के उदाहरण किसके उदाहरण है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती दोनों के उदाहरण लक्षणा शब्द शक्ति की उदाहरण ही मानने हैं। परीक्षा में अगर लक्षणा शब्द शक्ति पूछते हैं तो इनमें से कोई भी उदाहरण आप उठा करके लिख सकते हैं। अगर प्रयोजनवती पूछ ली तो फिर प्रयोजनवती के उदाहरण लिखने, और आपको अगर रूढ़ा लक्षणा पूछ ली तो रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण आपको लिखने। एक शब्द शक्ति और रहेगी जिसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में देखना, जहां जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ दोनों ही प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, दोनों ही प्रकट नहीं होते करना, दोनों ही प्रकट नहीं होते। और व्यंजना क्या, और व्यंग्यार्थ दोनों ही प्रकट नहीं होता है, और तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना, व्यंजना में क्या प्रकट होता है, व्यंजना में अर्थ कौन सा प्रकट होता है, तो व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ।
व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अर्थ पूछे कौन सा प्रकट होता है, तो व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं घरों में, चाय पीने वाला व्यक्ति कहता है या वो बुजुर्ग कहता है कि भाई 4 बज गई है, तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ 4 बजने से नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि चाय का क्या हो गया, समय हो गया। तो देखिए न तो 4 बजने से लेना देना है, न 4 बजे का कोई अन्य कोई अर्थ है। सीधा तीसरा अर्थ निकालेंगे कि 4 का अर्थ बजने का मतलब है कि क्या हो गए, चाय बनाने का समय हो गया। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 4 बज गए तो घर जाने का समय हो गया। कहने का मतलब सुनने वाला भिन्न भिन्न उसका अर्थ निकलता है, वक्ता का श्रोता है वो भिन्न भिन्न क्या निकालता है, अर्थ निकालते हैं। वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बोलता हूं, वो उदाहरण लिखना, और प्रसिद्ध उदाहरण है, उदाहरण लिखना, संध्या हो गई है, संध्या हो गई है। किसी ने बोला संध्या हो गई है, संध्या हो गई। अब देखो इस संध्या हो गई का अर्थ क्या क्या निकालते हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, पुजारी सुनेगा तो सोचेगा संध्या, संध्या वंदन का समय हो गया, वंदन का समय हो गए। वो ये अर्थ ये निकालेगा, क्या निकालेगा कि संध्या वंदन का समय हो गए, पुजारी अगर अर्थ निकालेगा तो। और दूसरा अगर विद्यार्थी अर्थ निकालेगा, विद्यार्थी अर्थ निकालेगा तो पुस्तकें, पुस्तकें बंद करने का समय हो गया, बंद करने का समय हो गया, समय हो गया है, हो गया है, ये ध्यान रखना। और अगर कोई गृहिणी अर्थ निकालेगी तो सोचेगी भोजन बनाने का समय हो गया, भोजन बनाने का समय हो गया, भोजन बनाने का समय हो गया। अगर कोई किसान अर्थ निकालेगा, कृषक गवाला मान लो, अगर कोई गवाला अर्थ निकालेगा, ग्वाला गए एक ही करना, अगर कोई ग्वाला अर्थ निकालेगा तो पशु, पशु को या पशुओं को, पशुओं को खेत से घर लाने का समय हो गया, खेत से घर लाने का, लाने का समय हो गया, खेत से घर लाने का समय हो गया। ठीक है, तो सुनने वाले ने क्या निकाला, संध्या हो गई है। एक किसी ने भी कहा संध्या हो गई, या संध्या से मतलब केवल संध्या से नहीं था। तो जैसे संध्या का अर्थ क्या होगा, पुजारी ने सोचा संध्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, अब संध्या वंदन का समय हो गया, पूजा का समय हो गया। विद्यार्थी ने सोचा पुस्तकें बंद करेंगे, गृहिणी ने सोचा खाना बनाएंगे इसलिए करें, ग्वाला ने सोचा हो सकता है इसलिए कहा हमें कि घर जाना है। तो इन्होंने जो जो आपका जैसा लगा उसी उनका अर्थ निकाल दिया। तो व्यंजना वो शब्द है जिसका सुनने वाले अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं, उसका कोई एक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं कि भाई, हम बोलते हैं कई बार कि भाई 9 बज गए, इसका मतलब जो कहीं जाने वाला वो सोचेगा बस का समय हो गया, मुझे शहर जाना है। स्कूल जाने वाला सोचेगा हमारे स्कूल जाने का समय हो गया है। कोई सोचेगा, मान लीजिए कोई खेत का काम करने वाला जाना है तो सोचेगा खेत का काम का समय हो गया जाने का। तो वो क्या निकालेगा, अपने अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा। और इस व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद है, 2 भेद है। कौन कौन से, देखो, एक तो है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और दूसरे है आर्थी व्यंजना। ये दोनों ही शब्द शक्ति में आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। इसको आप 2-3 बार रिपीट करें, पढ़ें, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और इसमें एक घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दें, और घंटी प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।